नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी अब कमर कस ली है। शुक्रवार को बीजेपी कार्य समिति की एक बैठक खत्म हो गई, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। इसके अलावा उन्होंने आगरा में कथित पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी को लेकर सपा पर भी निशाना साधा। बता दें कि कार्य समिति के योगी ने मुख्य तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, पाकिस्तान, आतंकवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद पर अपनी बात रखी। योगी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी का सिद्धांत रहा है, दल से बड़ा देश है। हम सत्ता में रहे हों या विपक्ष में, लेकिन बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी से कोई समझौता नहीं किया। सीएम योगी ने आगे कहा कि अभी हाल ही में 2 पत्रकार और 2 प्रकार के षड्यंत्र देखने को मिले हैं, और जब मतांतरण की आड़ में मूक बधिर बच्चों को हथियार बनाया गया और अपनी ही व्यवस्था उनके खिलाफ उन्हें भड़काकर सुरक्षा में सेंध लगाने की जिस प्रकार से षड्यंत्र हो रहे थे, तो वो एक सामान्य घटना नहीं है। ऐसे में दूसरे विपक्ष के हाल में ही लखनऊ में एक कुत्सित मंशा देखने को मिली है, जब सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी संगठनों को अपने गिरफ्त में लिया है। तभी एक जमदार नेता के लिए हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा नहीं। इसी बीच योगी ने सवाल उठाया कि आखिर ये किस मंशा को प्रदर्शित करता है। बता दें कि पिछले दिनों ही लखनऊ में 2 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए थे, और इसे पकड़े जाने के बाद से ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि हमें बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। और असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश किया है। बजट में 1 लाख नई सरकारी रोजगार सृजित करने का प्रस्ताव रखा गया और नया कानून भी लाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष 566 करोड़ रुपए का बजटीय घाटा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग ने बजट पेश किया, और इसमें युवाओं को रोजगार, सरकारी स्कूलों को 9वीं और 10वीं के छात्रों को मोबाइल देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा कृषि आयोग गठित करने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी मवेशियों में कृत्रिम गर्भाधान शुरू करने के प्रस्ताव किए गए। इसी बीच मुख्यमंत्री शर्मा ने बजट को जन केंद्रित बताया है। उन्होंने कहा है कि इसमें किसी नए का प्रस्ताव नहीं है, और इसके अलावा कोविड प्रभावित लोगों पर कोई बोझ नहीं पड़े, इसका भी ध्यान रखा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्य के लिए एक जगह पर लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने ये सुझाव पीएम द्वारा कोरोना पर बुलाई गई 6 राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक में दिया। उन्होंने आगे कहा कि सरकार कोविड-19 महामारी के खिलाफ एक जंग लड़ रही है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को एकत्र होने से रोकना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में केंद्र को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों के नाम पर एक जगह एकत्र होने से रोकने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने दूसरी ओर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने बैठक में कहा कि कोविड-19 वैक्सीन की खुराकों का प्रदेश के लिए आवंटन कम हुआ है। ऐसे में उन्होंने विशेष मामलों के तहत राज्य को 1 करोड़ खुराक उपलब्ध कराने का केंद्र से अपील की है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने पीएम मोदी से अनुरोध भी किया कि कोरोना महामारी से निपटने के संबंध में सभी सामानों को जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने नोट भी जारी किया, और जैसे कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को कराने के फैसले पर एक बार फिर से विचार करने का भी आग्रह किया। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना मामले को देखते हुए अब राज्य में लगे लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। तो वहीं इस बढ़ाए गए लॉकडाउन में अब लोगों को ज्यादा रियायतें भी दी गई हैं। सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल, कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, और इसी बीच आईटीआई और टाइपिंग राइटिंग स्कूल में 50% क्षमता के साथ ये स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए शिक्षकों को भी अनुमति दे दी गई है। बताते चले कि पिछली घोषणा में राज्य में 19 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की बात कही गई थी, तो वहीं संक्रमण के मामलों को देखते हुए इसे 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक शादी समारोह में अब 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, तो वहीं अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रदेश की जनता से अपील भी की कि तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है और अगर कोई जरूरी काम ना हो तो अपने घरों से बेवजह बाहर ना निकले, साथ ही हर प्रकार से कोरोना नियमों का भी पालन करें। आपको बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, केरल समेत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के साथ राज्य में कोरोना से बनी स्थिति को लेकर बातचीत की थी और इस वर्चुअल बैठक में सीएम एम.के. स्टालिन ने अन्य राज्यों के मुकाबले कम वैक्सीन देने का मुद्दा भी उठाया और राज्य को 1 करोड़ डोज देने की मांग की। बताते चलें कि राज्य में बीते दिन 2312 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए, तो वहीं 46 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान चली गई है। साथ ही राज्य में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 25,31,000 के पार पहुंच गया है, जबकि इस महामारी की चपेट में आकर 33,652 लोगों की मौत हो चुकी है। और तेल कंपनियों ने शनिवार को डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई। बताते चले कि राजधानी में पेट्रोल अब 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इससे पहले गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के दाम 35 पैसे और 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ सामने आए थे। देश भर में तेल की कीमतें शुक्रवार को नहीं बढ़ाई गई। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत बढ़कर अब 101 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। बताते चलें कि 1 मई को 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की कीमत रेखा से शुरू होकर अब राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 101.84 पैसे हो चुकी है और 101 रुपए 84 पैसे होने के बाद से राजधानी में अब तक का सबसे बड़ा पेट्रोल का रेट बताया जा रहा है, जो कि पिछले 78 दिनों में 11 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुका है। इसी तरह से राजधानी में डीजल की कीमतें भी पिछले 2 महीनों में 9 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ाई जा चुकी हैं। राजधानी में 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर डीजल बेचा जा रहा है, जबकि पेट्रोल के दाम में 4 मई के बाद से 41 बार बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल के दाम 37 बार बढ़े हैं और 1 बार कम भी हुए हैं। लगातार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, बिहार और पंजाब समेत 15 राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के आंकड़े को पार कर चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ जिलों में भी पेट्रोल शतक के निशान को पार कर चुका है और 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। डीजल राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को भी पार कर गया। ग्राहक अब केवल इसी उम्मीद को कर सकते हैं कि तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी पर रोक लगे, क्योंकि ऐसे में आम आदमी की जेब पर भारी असर पड़ रहा है और बीते दिनों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कटौती शुरू कर दी गई है, जबकि वैश्विक कच्चे तेल की जो कीमतें हैं केवल 10 दिन पहले $77 प्रति बैरल के उच्च स्तर से गिरकर $73 प्रति बैरल पर आ गई है। इसी बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तालिबान को लेकर तनातनी लगातार जारी है। बता दें कि ताशकंद में अफगानी राष्ट्रपति ने भी अब सरेआम तालिबान का साथ देने का आरोप लगाया है। अफगानिस्तान बार बार पाकिस्तान पर तालिबान का साथ देने का आरोप लगा रहा है और पाकिस्तान इन आरोपों से पल्ला झाड़ने से बाज नहीं आ रहा। पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर कहा कि पाक की वायुसेना तालिबान को एयर सपोर्ट मुहैया करवा रही है और अब अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी सरेआम पाकिस्तान पर बरस पड़े हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा हालात के लिए पाक को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। अशरफ गनी ने कहा कि खुफिया अनुमान संकेत देते हैं कि पिछले महीने पाकिस्तान और अन्य स्थानों से 10,000 से ज्यादा जिहादी लड़ाके दाखिल हुए हैं। ऐसे में अशरफ गनी जब ये आरोप लगा रहे थे, उसी वक्त इमरान खान भी मंच पर मौजूद थे। मौका ताशकंद में आयोजित किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का था, जहां भारत, चीन, रूस और सऊदी अरब जैसे कई बड़े देश शामिल थे। और इसी बीच अब आपको बता दें कि दुनिया भर के नेताओं के सामने अपनी बेइज्जती होते देख इमरान खान झल्ला गए। इमरान खान ने शांति का हवाला देते हुए कहा, मुझे निराशा होती है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हमें दोषी ठहराया गया। राष्ट्रपति गनी को मैं बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में अशांति से सबसे ज्यादा पाकिस्तान ही प्रभावित हुआ है।
पिछले 15 सालों में पाकिस्तान में 70,000 लोगों की जान गई है। अगर कोई अंतिम चीज है तो वो है कि पाकिस्तान अब और संघर्ष नहीं चाहता। पाकिस्तान हमेशा खुद को आतंक से त्रस्त देश कहता है और अब इमरान खान कितनी भी गवाही दे दे, लेकिन तालिबान को उसका समर्थन उसकी बात को हर बार की तरह गलत साबित कर रहा है। और सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में हाल ही में प्रतिदिन धीमी गति के साथ कमी होना एक चेतावनी है। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन अगर कोविड से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं किया गया तो ये बिगड़ भी सकती है। साथ ही सरकार की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि अगले 100 से लेकर 125 दिनों तक व्यवस्था और लोग दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि तीसरी लहर की संभावना लगातार बनी हुई है, क्योंकि आबादी संक्रमण के प्रति अब भी बहुत जोखिमग्रस्त है। उन्होंने चेतावनी दी कि हम अब तक सामुदायिक प्रतिरक्षा के चरण में नहीं पहुंचे हैं, अब संक्रमित होकर सामुदायिक प्रतिरक्षा नहीं प्राप्त करना चाहते। ऐसे में हम टीकों के मामले में प्रगति कर रहे हैं और हमारे सर्वाधिक जोखिमग्रस्त समूह 45 वर्ष से लेकर अधिक आयु के लोग हैं। ऐसे में करीब 50% लोग सुरक्षित हैं। ये मृत्यु दर को भी कम करेगा, लेकिन संक्रमण का प्रसार हो सकता है। हम संक्रमण के दायरे में आ सकते हैं और वायरस अब भी हमारे आसपास है। आगे पॉल ने कहा है कि अगले 100 से 125 दिन काफी महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही अब हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमने देखा है कि संक्रमण के मामलों में कमी आना धीमा हो गया है और ये हमें एक चेतावनी के तौर पर देखना चाहिए, लेकिन स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और ये बिगड़ सकती है। ऐसे में कुछ उपाय हैं जिनके बारे में बात की जा रही है और अगर हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो तीसरी लहर नहीं आएगी। और इसी के साथ ही दुनिया में कोरोना महामारी की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की तीसरी लहर आने को लेकर एक ऐलान भी कर दिया है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक इस समय इंडोनेशिया कोरोना के मामलों में एशिया का एपिक सेंटर बना हुआ है। करीब 27 करोड़ आबादी वाले इंडोनेशिया में भारत से भी ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत में गुरुवार को 39,071, जबकि इंडोनेशिया में 56,757 नए केस सामने आए। तो वहीं अब तक संक्रमण के 27,26,803 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 21,76,412 लोग रिकवर भी कर चुके हैं, तो वहीं 70,192 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर अमेरिका की बात करें तो वहां भी कुल 50 राज्यों में से 19 में हालात बेहद खराब हैं। उन राज्यों में पिछले 25 दिनों में संक्रमण के मामलों में 350% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालात की गंभीरता देखते हुए दक्षिणी कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में घर के अंदर भी मास्क पहनना अब जरूरी कर दिया गया है। वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को भी यहां मास्क लगातार लगाना होगा। रूस इस समय कोरोना महामारी से दुनिया का 5वां सबसे प्रभावित देश है। पिछले कुछ हफ्तों में यहां पर डेल्टा वेरिएंट की वजह से भी नए संक्रमण देखने को मिले। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी के 24,702 नए मामले सामने भी आए। रूस में अब तक कोरोना के कुल 58.82 लाख मामले दर्ज किए जा चुके हैं। साथ ही करीब 1.46 लाख लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां जायडस कैडिला की वैक्सीन को लेकर अब केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अहम जानकारी दी गई है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किए गए अपने हलफनामे में कहा कि 12 से 18 आयु वर्ग के लिए परीक्षण पूरा होने के करीब है। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोवैक्सीन के परीक्षणों को पूरा होने दे और अगर संपूर्ण परीक्षणों के बिना बच्चों को टीके लगाए जाते हैं तो ये खतरनाक होगा। बताते चलें कि यह वैक्सीन 12 से 18 साल के आयु वर्ग को लगानी पड़ती है। ऐसे में कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने पिछले दिनों कहा था कि जायडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल करीब करीब पूरा हो चुका है। जुलाई के अंत तक या फिर अगस्त में 12 से लेकर 18 साल के बच्चों को इसे लगाए जाने की शुरुआत की जा सकती है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि आने वाले समय में हमारा लक्ष्य रोजाना 1 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का है। डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने यह भी कहा कि ICMR में एक अध्ययन के अनुसार बताया गया है कि तीसरी लहर देर से आने की संभावना है। ऐसे में हमारे पास अब देश में हर किसी का टीकाकरण करने के लिए अभी समय है।
ऐसे में आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य हर दिन 1 करोड़ खुराक देने का है। और इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका में टीका उपलब्ध कराने की स्थिति को लेकर एक हलफनामे में कहा था कि डीएनए टीका विकसित कर रहे हैं। जॉयडस कैडिला ने 12 से 18 साल के आयु समूह पर क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है और इसे वैधानिक मंजूरी मिलने के बाद ये टीका आगामी दिनों में 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को लगाया जा सकता है। वहीं दिल्ली क्राइम ब्रांच की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले शख्स से पूछताछ में काफी अहम जानकारी मिली है। गिरफ्तार हुए सेना के नायक परमजीत ने पूछताछ में खुलासा किया कि साल 2018 से वो हबीबुर रहमान के जरिए पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम कर रहा था। सेना की जासूसी करने के लिए हर महीने आईएसआई परमजीत को 50,000 रुपए महीना भेजती थी। लॉकडाउन में भी परमजीत को आईएसआई ने 20,000 रुपए भेजे थे। ये तमाम पैसे हर महीने परमजीत की बहन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते थे। कोर्ट से परमजीत की 9 दिनों में क्राइम ब्रांच को रिमांड मिली है और पूछताछ में जरूरी लगा तो क्राइम ब्रांच हबीबुर रहमान और परमजीत को पोखरण और आगरा भी लेकर जाएगी। बताते चलें कि पूछताछ में परमजीत ने यह बताया है कि वो 6 मोबाइल इस्तेमाल करता था। ये 6 मोबाइल फोन पाकिस्तानी आईएसआई के भेजे गए पैसों से खरीदे गए थे। आज परमजीत और हबीबुर रहमान से कई घंटे मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की है। साथ ही आपको बता दें, हबीबुर रहमान को पोखरण में फिलहाल सेना ने मीट सप्लाई करने का टेंडर दिया हुआ था और इससे पहले मिले टेंडर में सेना को सब्जी सप्लाई करता था। वो मूल रूप से बीकानेर का ही रहने वाला था। दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए एक और राहत की खबर सामने आई है। आने वाले कुछ ही दिनों के दौरान दिल्ली मेट्रो के साथ यात्री अपने घरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इसके लिए दिल्ली मेट्रो निगम ने यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर 14 मेट्रो स्टेशन पर ई बसें चलाने की योजना तैयार की है। इसके तहत अब डीएमआरसी अपने 14 मेट्रो स्टेशनों को कवर करते हुए 10 रूटों पर 24 सीटर 100 इलेक्ट्रॉनिक एसी लो फ्लोर बसों को शामिल करेगा। ऐसे में डीएमआरसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी, पैनिक बटन और जीपीएस की आधुनिक सुविधाओं से लैस इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने के लिए तैयारी की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान बसों का परिचालन भी ठप हो गया था और अब हालात सामान्य होने के साथ ही डीएमआरसी ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 100 ई बसों के परिचालन करने की तैयारी की है। इस सेवा की शुरुआत मार्च में होनी थी, लेकिन अब कोरोना के मामलों पर काबू पाने के बाद अब नए सिरे से इनके परिचालन की तैयारी की जा रही है। आने वाले समय में ये बसों के संचालन के लिए यात्रियों के लिए मेट्रो का सफर अब और भी आसान हो जाएगा। इन इलेक्ट्रॉनिक बसों को उत्तर और पूर्व क्लस्टर के रूप में जाना जाता है, जो कि 10 रूटों यानी कि या फिर 14 स्टेशनों को कवर करती है। बढ़ी अगली खबर की ओर, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी कांग्रेस में रहते हुए डर रहा है वो आरएसएस में जा सकता है। कांग्रेस को निडर लोगों की जरूरत है, डरपोक की नहीं। जो कांग्रेस के बाहर है लेकिन निडर है, उसका पार्टी में स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी का यह बयान जो है काफी महत्वपूर्ण है। राहुल चाहते हैं कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता भाजपा का निर्भीक होकर मुकाबला करे। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के मूल्यों को दोहराया है और जो संवैधानिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों में निहित है और जो हमेशा से आरएसएस की सांप्रदायिक राजनीति के विरोधी रहे हैं। राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी के सोशल मीडिया सेल के वॉलंटियर्स के साथ एक बैठक में कहा कि कांग्रेस को निडर लोगों की जरूरत है, डरपोक की नहीं। उन्होंने आगे कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस के बाहर हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ और भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। लोग निडर होने चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। राहुल गांधी के इस बयान की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा भी हो रही है।
और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में 2-3 दिनों के दौरान संदिग्ध हालातों में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब जांच शुरू कर दी है। साथ ही पूछताछ के लिए 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। जानकारी के मुताबिक अब पश्चिमी चंपारण में 2 या 3 दिनों के बीच करीब 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और यह आंकड़ा आज बढ़कर के 16 तक पहुंच गया है। बताते चले कि इसके बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया है कि इस पूरे मामले में गांव वालों और पीड़ितों के परिजनों से बातचीत की गई, लेकिन जहरीला शराब का सेवन किए जाने की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने भी बताया कि पश्चिमी चंपारण के एक गांव में संदिग्ध हालातों में लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि स्थानीय लोग इस संबंध में कुछ बोलने को तैयार नहीं है और हम हालात पर बेहद करीब से नजर बनाए हुए हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां म्यांमार में कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए देखने को मिले। देश में कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट तेजी के साथ फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की नई लहर के चलते अब दैनिक मौतों के आंकड़े काफी बढ़ गए हैं। संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी से सरकार चिंतित है, तो वहीं लोग भी काफी सहमे हुए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अब ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। देश के सबसे बड़े शहर यागून में कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी बीच कोरोना की वजह से मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ। रोजाना 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को इंतजार करना पड़ रहा है। म्यांमार में पिछले 2 महीने से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे थे और पिछले 2 हफ्तों के दौरान ये रिकॉर्ड 7,089 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। महामारी की शुरुआत से ही अब तक देश में 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। और कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी कुख्यात विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि हाईकोर्ट ने खुशी दुबे की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या साधारण नहीं बल्कि जघन्य अपराध है और ऐसे में कोर्ट ने यह भी कहा कि खुशी दुबे अपने बचाव में कोई ठोस दलील पेश नहीं कर सकी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि बिकरू कांड की घटना समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देने वाली है। खुशी को जमानत देना कानून में विश्वास रखने वालों को हिलाकर रख देने जैसा कदम होगा। बता दें कि चार्जशीट में आरोप है कि खुशी ने भी बिकरू कांड को अंजाम देने में साजिश में सक्रिय होकर अहम भूमिका निभाई थी। खुशी ने खुद को बेगुनाह होने के लिए कहा है और ऐसे में जेल में सेहत खराब होने का भी हवाला दिया, लेकिन जमानत पर रिहा किए जाने की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें जमानत की अर्जी जनवरी में ही दाखिल कर दी गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में खुशी दुबे बिकरू कांड को लेकर हुए एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी है। बिकरू कांड के हफ्ते भर पहले ही दोनों की शादी हुई थी। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।